ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, तो पहला है कि व्हाट इज सुनामी। तो सुनामी समझते हैं पहले, बिना कुछ ज्यादा इधर उधर जाए हुए। देखो, सुनामी के बारे में इसको समझना है हमें। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुनामी समुद्री लहरें हैं। सुनामी समुद्री लहरें हैं, तो वो गलत है। सुनामी समुद्री लहरें नहीं है। सुनामी इज ए ओशनिक करंट। तो सुनामी इज नॉट ए ओशनिक करंट। ये सुनामी समुद्री धाराएं भी नहीं है। ठीक है, सुनामी इज ए टाइडल वेव्स। तो सुनामी टाइडल वेव्स भी नहीं है। सुनामी इज ए साइक्लोनिक वेव्स। तो साइक्लोनिक वेव्स भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो सिमिलर लगते हैं मगर है नहीं। सुनामी के दो मीनिंग है। एक तो जो बहुत कन्वेंशनल है, बहुत ही परंपरागत है, वो है कि सुनामी जापानी शब्द से मिलकर बना है, उससे कोई लेना देना नहीं। सुनामी रियल मीनिंग क्या है कि सुनामी इज ए हार्बर वेव्स। इज ए हार्बर वेव्स। सुनामी पोताश्रय तरंगे हैं। पोताश्रय क्या होता है? वो जगह होती है, हार्बर वो जगह होता है जहां पर शिप खड़ा होता है। जहाज हमारा जहां खड़ा होता है पानी में, उसको हम हार्बर कहते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है कि सुनामी इज ए हार्बर वेव्स। हिंदी में सुनामी पोताश्रय तरंगे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी वेव्स है, जैसे ये वेव्स है, कोई धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, अगर यहाँ पे उसने कोई हार्म नहीं पहुंचाया तो सुनामी नहीं है। तो सुनामी इज द वे हार्बर वेव्स दैट डिस्ट्रक्ट कोस्टल एरिया। डिस्ट्रक्ट मतलब है विनाश करती है कोस्टल एरिया की। वैसे तो कितने समुद्री लहरें बहुत हैं, तो मतलब उसके लहरों का नहीं है। तो लिख लीजिए, हिंदी पर लिख लीजिए, सुनामी ऐसी पोताश्रय या हार्बर। हार्बर ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि इंग्लिश का है और हिंदी में समझते हैं लोग। तो सुनामी हार्बर या पोताश्रय तरंगे हैं जो तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव लाती हैं। जो तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव लाती हैं। ठीक है, जो तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव लेकर आती हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, दैट इज ए हार्बर वेव्स, है ना, हार्बर वेव्स। ये क्या है? ये हार्बर वेव्स हैं दैट डिस्ट्रक्ट कोस्टल। कब से स्टार्ट किए हैं सर? कब से क्लास स्टार्ट किए हैं सर? बस अभी शुरू हुआ है। ये बिट्टू ये लिखे हैं बस, केवल ये हमने पॉइंट लिखे हैं और सुनामी का मतलब ही समझा रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको समझ लेना, चाहे बाद में नोट कर लेना, वीडियो तो रहेगा। अभी सिर्फ एक ही बात बोली है कि सुनामी है क्या। तो सुनामी ऐसी हार्बर तरंगे हैं या पोताश्रय तरंगे हैं जो तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव लेकर आती हैं। ठीक है, तो हार्बर वेव्स दैट डिस्ट्रक्ट कोस्टल एरिया। ठीक है, अल्ताफ समझ में आया ये? जी सर। हाँ, ठीक है। सचिन क्लियर है मीनिंग इसका? सब लोग एक बार क्लियर समझना है। यस सर। महासागरीय लहरें नहीं है, तटीय लहरें नहीं है, जलधाराएं नहीं है, चक्रवातीय पवनें नहीं है, है ना। ये वो तरंगे हैं जो हार्बर वेव्स, यानी देखो, जैसे मान लीजिए दो चीजें आपको मैंने पहले भी डिस्कस की, एक होता है पोर्ट और एक होता है हार्बर। ठीक है, हार्बर जैसे पोर्ट आप जानते हो बंदरगाह, और एक होता है हार्बर। तो हार्बर का मतलब होता है पोर्ट जो होता है ना वो यहाँ पर होगा पोर्ट, और हार्बर है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मतलब हार्बर वो जगह है जहां पर समुद्री जहाज आके खड़ा होता है और उसके बाद समुद्री जहाज से लोग एंट्री करते हैं कहां पर? पोर्ट में। तो जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो हमेशा लैंड पे होता है और हार्बर हमेशा पानी में होता है। तो इसे ऐसी तरंगे जो इसको विनाश करती है। ठीक है,
तो ये है। सर Clear पोर्ट है? कहाँ होता है सर? जी, पोर्ट कहाँ होता है? कहाँ पोर्ट पे? पोर्ट होता है लैंड पे यानी भूमि पे। जैसे मान लीजिए पारादीप पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है। तो जो बंदरगाह होते हैं उसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। पोर्ट जो है वो स्थल पे होते हैं और हार्बर पानी में होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे कि कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी के कारण क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 कारण हैं, आप कभी नहीं भूलोगे, हम इस तरह समझा देंगे आपको। 3 कारण है। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, ये पानी है, इस बोतल में पानी है। अब इसको हम समंदर मान लेते हैं, ठीक है, इसके पानी को हम समंदर मान लेते हैं, इसके अंदर पानी है ये वाला। तो देखो लहरें कब आएंगी, जैसे ये समंदर है, इसमें पानी में लहरें कब आएंगी, जब ये हिलेगा, है ना। तो ये जैसे ये समंदर हम मान लेते हैं, इस बोतल के पानी को कितनी तरह से हम मूव करा सकते हैं, हिला सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि कोई चीज हम इसमें ऊपर से मारें, है ना, ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस बोतल को हम इस तरह से फोर्स करें, इस तरह से। पहला तरीका ये है ना, इस तरह से भी ये पानी में हलचल मच सकती है। दूसरा तरीका ये इस तरह से, और तीसरा तरीका ये कि हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, इसमें इस तरह से नीचे से फोर्स मार सकते हैं, है ना। कोई चौथा तरीका आपके पास है कि जिस इसके अंदर जो वाटर है उसमें कोई मूवमेंट क्रिएट हो जाए, नहीं हो सकता। पहला ये, ऊपर से हम कोई फोर्स मार सकते हैं इसमें, इस तरह से बराबर से कुछ मार सकते हैं और नीचे से मार सकते हैं। तो 3 ही तरीके हो सकते हैं समंदर में पानी को हिलाने के। ठीक है। अब हम जो ये वाला हमने जो फोर्स मारा, ये वाला ऊपर से, इसको हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। अगर महासागर में कोई बाहरी चीज आके गिरेगी, जैसे उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, तो पानी में भूकंप आएगा, तो उसमें सुनामी आएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो एक है एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल, और ये जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट का आपस में टकराना। ये है प्लेट का आपस में टकराना। और दूसरा ये है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक या वॉल्केनो। नीचे से तो वॉल्केनो आता है, नीचे अर्थक्वेक आता है। तो 3 कारण है। पहला एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल, उल्कापिंड या ग्लेशियर या क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं। दूसरा है प्लेटों का कन्वर्जन या डाइवर्जन, है ना। और तीसरा है ज्वालामुखी या भूकंप। बस 3 ही कारण हैं, तो लिख लीजिए तीनों को। क्लियर है ना सबको। पहला कारण क्या इसमें है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आप 2 तरह के कर सकते हो, थोड़ा करना चाहो तो। पहला ये नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। नेचुरल का मतलब क्या है कि नेचुरल का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक का मतलब क्या है, प्राकृतिक मतलब एस्टोराइड्स, है ना, एस्टोराइड्स और मीटियोराइड्स यानी उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड ये नेचुरल है। अब मैनमेड क्या हो सकते हैं बताओ। एटॉमिक बम। यस, एटॉमिक ब्लास्ट, एटॉमिक ब्लास्ट यानी परमाणु ब्लास्ट। ठीक है, तो एटॉमिक रिएक्टर हो सकते हैं, एटॉमिक ब्लास्ट हो सकते हैं, एटॉमिक ब्लास्ट या एटॉमिक एक्सपेरिमेंट। जो परमाणु ब्लास्ट होते हैं कभी कभी उनसे भी भूकंप आता है, तो ये मैनमेड है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में कौन कौन से एस्टोराइड्स हैं, मेटोराइड्स हैं और एटॉमिक ब्लास्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और परमाणु विस्फोट। क्लियर है तीनों। यस नैना, गुड्डू। मेरे तीनों को बोलिए तो सर। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और परमाणु विस्फोट, ये 3 हैं जो बाहर से लगते हैं। इनमें से एस्टोराइड्स यानी क्षुद्र ग्रह और मेटोराइड्स क्या हैं, ये नेचुरल हैं, है ना, प्रकृति के हैं। और ये मैनमेड है, ह्यूमन मेड है। तो 2 तरह से हो सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब ये तो, अब दूसरी चीज
हमने कहा एक तो हो गया एक्सोजेनेटिक, अब हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक कह सकते हो, है ना, एंडोजेनेटिक फोर्स यानी अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो है वॉल्केनिज्म, है ना, ज्वालामुखीता, और दूसरा है इसमें अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से यानी भूकंप। तो दो चीजें हैं, और तीसरा हम एक काम और लिख सकते हैं, जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट, इससे भी आ सकती है, जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट, यानी भूतापीय संवहनीय धाराएं, भूतापीय संवहनीय धाराएं। अब हमने दो कारण बताए हैं। पहला तो बताया है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक में हमने दो बताए हैं आपको, ठीक है, यानी क्षुद्र ग्रह हैं और उल्का पिंड है, और दूसरा बताया हमने मानव निर्मित। मानव निर्मित हमने क्या बताया कि परमाणु विस्फोट। दूसरा बताया हमने एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात, जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं। तो ज्वालामुखीता है और भूकंप है और जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट है, ठीक है, तीनों हो गए ना। तो तीनों तो ये तीसर का क्या लिखे हैं सर? तीसर का सर, तीसर का क्या लिखे हैं? तीसरा जी जियोथर्मल नीचे कन्वेक्शनल करंट, सबसे लास्ट में सर। अरे वही तो बता रहे हैं, जियोथर्मल कन्वेक्शन करंट, ये पूरा है, भूतापीय संवहनी धाराएं, ठीक है। भूतापीय संवहनी धाराएं गुड्डू करवाया था, मैंने, याद है तुम्हें कुछ इसके बारे में? नो सर। ये करवाया है टॉपिक, मतलब भूतापीय संवहनी धाराओं को एक बार देख लेना, और ऑप्शन क्लास में करवाया हमने, जब हमने अर्थक्वेक करवाया था। हमने ये बोला, आपको याद होगा, हमने कहा जैसे पृथ्वी के अंदर भी मैग्मा है, उसके अंदर ये करंट चलती है, हमने इस तरह से बताया था, और हमने कहा था आर्थर होम्स ने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है। हाँ सर, राइट कर। हाँ, तो हमने कहा था कभी कभी क्या होता है, ये मुड़ती नहीं है, सीधे टकरा जाती है, तो अगर टकरा जाएंगी तो यहाँ पर हलचल करेंगी तो भूकंप आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भूप्रकृति अगर कमजोर है तो इसको तोड़ भी देंगी, तो यहाँ से मैग्मा भी निकलेगा। तो ये सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, और उन्होंने बोला था भूकंप और ज्वालामुखी दोनों आ सकते हैं। और सिद्धांत हमने ये भी बताया था कि सिद्धांत इसलिए आया था क्योंकि जहां पर प्लेटें टकराती हैं उसका हमें रीजन पता है, जहां प्लेटें दूर जाती हैं उसका पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब प्लेट के बीच में भूकंप आता है तो कैसे आता है। तो उसके लिए आर्थर होम्स का सिद्धांत लागू होता है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा की चल रही है करंट, और वो कभी भी कहीं भी विस्फोट कर सकती है, ये था, ठीक। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? स्वप्निल समझ में आ रहा है? नैना? यस सर। ठीक है, तो ये था, आप लिख सकते हो इस पे कैसे करना है। उसके बाद एरिया ऑफ सुनामी कि कहां पर आता है। अब इसमें देखो क्या होता है, अब हाँ, और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप लोग कि सबसे ज्यादा जो सुनामी है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम सुनामी आती है अर्थक्वेक से। यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम सुनामी इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप से सबसे ज्यादा सुनामी आती है, सबसे ज्यादा, यानी प्लेट कन्वर्जन से आती है। ये हो गया। अब इसमें देखिए भूकंप का क्षेत्र, ठीक है, तो यह हम ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, सॉरी, सुनामी का विश्व वितरण या सुनामी का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सुनामी का क्षेत्र अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको, एक ठीक क्वेश्चन देते हैं सेंटेंस में, जैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, भारत के दक्षिणी राज्य की अपेक्षा उत्तरी राज्य अधिक सुनामी प्रभावित क्षेत्र है। पहला सेंटेंस आया,
भारत के दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उत्तरी राज्य अधिक सुनामी प्रभावित हैं या सुनामी संवेदनशील हैं। तो ये सेंटेंस सही है गलत है? ठीक है, तो एक तो इस तरह से सेंटेंस बनाएगा, दूसरा वो ये बना देगा जैसे एक ऑप्शन होगा इसमें जापान, है ना, और दूसरा होगा इसमें इंडिया, और तीसरा होगा इसमें सूडान, और चौथा होगा इसमें ब्राजील। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा देश है जो सुनामी प्रभावित नहीं है या जहां सुनामी नहीं आ सकती है। पहला सेंटेंस हमने क्या बोला उसको समझिए। पहला हमने बोला था कि उत्तरी सूडान। सर सूडान। हाँ, इसमें सूडान आएगा। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस में क्या था, गलत था कि सही था? पहला वाला मैंने बोला था कि उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक सुनामी प्रभावित है। तो वो सेंटेंस सही है गलत है? सर इंग्लिश में बताइए। Northern state is more sensitive in tsunami in compare of South state. सर ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे अब बहुत सिंपल सी, इसमें गलत समझने की कोई बात ही नहीं थी। जैसे जो भाई तटीय वाला राज्य होगा वही तो सुनामी प्रभावित होंगे, यही तो राज्य सुनामी प्रभावित है। मतलब सीधी सी बात है। ये आपने कैसे निकाला? क्योंकि देखो ये भी महासागर की सीमा इससे लगती है, इंडिया की भी लगती है ना, ब्राजील की भी लगती है, और सूडान की नहीं लगती है। सूडान बीच में है। सूडान कहां पे है? क्यों नैना, सूडान किस महाद्वीप में है? बीच में है सर। सर अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, और भी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने ग्लोब है, ठीक है, देखिए ये है आपके सामने ग्लोब है। अब इसमें आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंट्री जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं हो रही है, ठीक है, वो तो सुनामी प्रभावित होगा ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे बोला है हार्बर वेव्स। तो हार्बर वेव्स का मतलब हमने लिया जापान, तो जापान देखो है ना, जापान तो है ना, जापान में है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने लिया यहाँ पर इंडिया, इंडिया में भी तटीय राज्य है। फिर हमने लिया ब्राजील, है ना, तो ब्राजील भी है। लेकिन सूडान है वो यहाँ पर है, इस एरिया में है, इस एरिया में, है ना। सूडान की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है नैना गुड्डू, ये है, ये सूडान है। तो क्योंकि ये राज्य है, ये जो देश है ना, इनकी लगती है। आपको थोड़ा थोड़ा सा ये मैप भी डेली आपको देखना है। आपको एग्जाम देना है तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, पता होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से देश है, कुछ नहीं, एक दिन बैठ जाओ, है ना, एक दिन बैठ जाओ कि भाई ये मोरक्को यहाँ पर है, अल्जीरिया ये है, लीबिया ये है, सूडान ये है, तस्मानिया ये, ट्यूनिसिया ये है, चाड ये है। तो एक दिन देखो मैप में, है ना, एटलस देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, देखो। तो ये था आपका, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो जो उत्तरी राज्य हैं, जैसे मान लीजिए ये वाले राज्य हैं, यहाँ जैसे यूपी है, तो यूपी में सुनामी कैसे आएगा? नहीं आएगा। बिहार में भी नहीं आएगा, राजस्थान में भी नहीं आएगा, क्योंकि समंदर तो इसी किनारे पर है। तो जो 9 स्टेट हैं कोस्टल एरिया के, वही सुनामी प्रभावित है। ठीक है, तो ये था हमारा क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है कि सुनामी का जो क्षेत्र है वो हम कैसे लिखेंगे। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो, सुनामी का जो क्षेत्र है वो है कोस्टल रीजन या कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, अब कोस्टल एरिया, सबसे ज्यादा सुनामी आते हैं प्रशांत महासागर के किनारे, कोस्ट यानी पैसिफिक ओशियन। मैक्सिमम जो सुनामी है, मैक्सिमम सुनामी आते हैं, वो आते हैं पैसिफिक बेल्ट पर। पैसिफिक बेल्ट का मतलब है पर प्रशांत पेटी। पर प्रशांत पेटी, पर प्रशांत पेटी आप समझ गए होंगे,
वो भाग जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे है, उसको हम बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। सबसे ज्यादा जो सुनामी है वो उसी रीजन में आता है सबसे ज्यादा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, ये जो है ग्लोब है, ये भाग है ये वाला जहां पर ये जो प्रशांत महासागर है, तो सबसे ज्यादा सुनामी इसी एरिया में आता है, इसी भाग में। यहां से लेकर यहां तक ये है परिप्रशांत पेटी यानी प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग, और ये जो है ये है पूर्वी भाग, है ना। ये अब इसमें देखो अलास्का है, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, ये सब कंट्री है। इसी को हम बोलते हैं परिप्रशांत पेटी या पैसिफिक बेल्ट एरिया। ठीक है, ये है सबसे ज्यादा इसी में आते हैं। और ये प्लेट कैसी है, कन्वर्जन प्लेट है ना, कन्वर्जन प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन प्लेट। ठीक, तो अब एरिया आप समझ ही गए हैं कि भारत में होगी तो कहां पे होगी, अगर वर्ल्ड में होगी तो कहां पर होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद है अफेक्ट ऑफ सुनामी। सुनामी का प्रभाव क्या है, सुनामी का प्रभाव, सुनामी का प्रभाव क्या होता है। क्वेश्चन ही आएगा कि विच इज नॉट रिजल्ट ऑफ सुनामी, या इनमें से कौन सी घटना सुनामी से नहीं होती है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है सुनामी से, वो सुन लीजिए। सबसे पहला जो रीजन है सुनामी से, वो होगा फ्लड यानी बाढ़। जो तटीय भाग है, बाढ़ कहां पे आएगी, कोस्टल एरिया में। ठीक है, जो कोस्टल एरिया में है वहां पे सबसे पहले बाढ़ आएगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होगा बहुत बड़े लेवल पर। जब बाढ़ आएगी तो टकराएगी तो भूस्खलन होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें होगा कि लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आ गया। सर इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्लाइड का मतलब क्या होगा सर? भूस्खलन मतलब चट्टानों का टूटना, मिट्टी का बहुत बड़े रूप में टूटना, लैंडस्लाइड हो जाना। ठीक, दूसरा क्या होगा, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब हम आपको बताते हैं लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अवसंरचना। ठीक है, अवसंरचना का विकास। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, आपको कुछ से समझ जाना। अवसंरचना का मतलब है रेलवे का ट्रैक का टूट जाना, बांध का टूट जाना, रोड का टूट जाना, हमारे आवास बस्ती का टूट जाना, हॉस्पिटल का टूट जाना। ठीक है, तो ये सारी अवसंरचना है। स्कूल का टूट जाना, यानी जो भी हम लोग बनाते हैं अपने जीवन को, जीवन के लिए, वो सभी अवसंरचना होती है। तो इसमें बांध भी टूटेगा, रास्ता भी टूटेगा, रेलवे ट्रैक भी टूटेगा, हमारी बस्ती भी डूब जाएगी, हमारा स्कूल हॉस्पिटल जितनी भी चीजें सब तहस नहस हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो तटीय भागों में जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तटीय भागों में, क्योंकि बहुत ऐसे जीव हैं जो तटीय भागों में होते हैं, या तो वो जमीन पे आ जाएंगे या वो गहरे पानी में चले जाएंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी ये बहुत कॉमन सा है जो आप लिखते हो, जान माल की हानि। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जान माल की हानि, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता की हानि। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं, वो है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन यानी मृदा की उत्पादकता में कमी। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट है इसमें सॉइल डिग्रेडेशन।
मृदा की उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी। ठीक है, तो ये है सॉइल डिग्रेडेशन इन कोस्टल एरिया। अब एक एक करके हम सबको समझाते हैं आपको, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा। पहला था मृदा में क्या लिखे हैं सर? मृदा में क्या लिखे हैं सर? ये यस सर। इंग्लिश में लिखे सॉइल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, DEGRADATION, डिग्रेडेशन यानी हिंदी में सर? हिंदी में लिखा है हिंदी में। मृदा की उत्पादकता में कमी, मृदा की उत्पादकता में कमी या मृदा की उत्पादकता का खत्म हो जाना। अब एक बार समझिए सब लोग, शुरू में सबसे पहले हमने कहा कि फ्लड इन कोस्टल एरिया, जैसे सुनामी अगर यहाँ पर आती है तो पानी यहाँ भर जाएगा ना, तो इस एरिया में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, पहला रीजन, पहला प्रभाव। दूसरा हमने बताया आपको लैंडस्लाइड, जब पानी तेजी से आता है तो जो तटीय भाग होते हैं वो टूट जाते हैं, यानी वहां पर भूस्खलन होता है, तो भूस्खलन भी इसी एरिया में होगा। उसके बाद है लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पानी टकराता है तो उसमें रेलवे ट्रैक भी टूटेगा, आपका जो रोड है वो भी टूटेगा, जो भी हमने बस्ती बनाई वो सब टूट जाएगी। उसके बाद है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो इस भाग में ऐसे जीव जंतु होंगे जो तटीय भागों में रहने के हैबिचुअल हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वो सैलो वाटर में रहते हो, यानी उथले पानी में रहते हो, तो वो भी मर जाएंगे। या तो यहाँ जैसे मछली है, सपोज करो अगर कोई मछली ऐसी प्रजाति है जो पानी में मछली सारी पानी में रहती हैं लेकिन इनकी संख्या कम है, अगर वो उथले भाग में रहने वाली है तो यहाँ तट पे आ जाएगी तब वो मर जाएगी, और अंदर चलेगी तब भी मर जाएगी, तो इससे जैव विविधता की हानि होती है। उसके बाद है इसमें लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको पता ही है जब 24 दिसंबर 2004, 24 दिसंबर था 26 था, है ना, तो उस समय जब सुनामी आई, 26 जुलाई दिसंबर था, जुलाई तो नहीं थी, 26 दिसंबर था, 26 दिसंबर 2004 जब सुनामी आई थी तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार में, हमारे साउथ एरिया में, तो लगभग 2.5 लाख लोग मर गए थे, इंडिया के 2.5 लाख लोग मरे थे। और एक बार यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन भी आया है कि जब सुनामी आई थी तो सबसे ज्यादा लोग किस देश के मरे थे, तो सबसे ज्यादा लोग मरे थे इंडोनेशिया के। अगर कभी फ्यूचर में आपको बनता है क्वेश्चन कि क्योंकि लास्ट सुनामी वो ही आई है 26 दिसंबर 2004 को, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग मरने वाले थे, देश का नाम है इंडोनेशिया, और पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लोग मरे थे, तो वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोग सबसे ज्यादा मरे थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो लोग खत्म हो जाएंगे। और सॉइल डिग्रेडेशन, अच्छा सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे हो जाएगा, मतलब मृदा की उत्पादकता कैसे कम हो जाएगी? सर उसमें सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी। यस, जब पानी, जैसे मान लीजिए इस एरिया का समंदर का पानी है, ठीक है, तो समंदर का पानी जब आएगा तो यहाँ पर पानी वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो समंदर का पानी तो वापस चला जाएगा, है ना, जब बाढ़ उतरेगी, जब पानी निकले पीछे जाएगा तो समंदर का पानी तो चला जाएगा, लेकिन जो नमक है, जो सोडियम है, जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, वो इसी एरिया में रह जाएगी, है ना, वो यहाँ के जो खेत हैं, भूमि है, उस पर बिछ जाएगी और उसकी जो उत्पादकता वो कम कर देगी। ठीक है, तो ये था आपका। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया हो, बताओ। स्वप्निल, सचिन, नैना, दर्शन, अर्चना जी बताएं। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप प्लेट टेक्टोनिक समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अब सिर्फ हमें कनेक्ट करना पड़ रहा है, बार बार बताना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए प्लेट टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर किसी को किसी क्लास छूट गया है तो मैं एक बार
प्लेट टेक्टोनिक का वाला जो वीडियो है वो एक बार सर्च करके और भेज दूंगा, तो उसको देख जरूर लीजिएगा। शायद स्टार्टिंग में हुआ था 1-2 क्लास, तो उसी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद है ये होगा इफेक्ट ऑफ सुनामी और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ सुनामी। यहां तक तो अब लिखते हैं। अब लिखिए सुनामी से बचने के उपाय। हिंदी इंग्लिश में तो यही है, हिंदी में लिख लीजिए सुनामी से बचने के उपाय। सुनामी से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे बचा जाए? बहुत सारी चीजें हैं। सर जो तट पे लोग हैं उनको पहले से ही निकाला जाए। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आपदा हो, मेरी बात समझिए, सभी में आता है, कोई भी आपदा हो तो पहले तो हमें उसको आपदा को सेंसिटिव आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कभी साउथ इंडिया में जाओ या कभी उत्तराखंड या लद्दाख की तरफ जाते हो तो कई जगह ऐसे लिखा होता है कि ये एरिया भूस्खलन प्रभावित है, कृपया सावधानी से चलें। ऐसा लिखा होता है ना बोर्ड पे, ठीक है। और कुछ एरिया ऐसा होता है कि जहां पर लिखा होता है इससे आगे जाना मना है, इससे आगे जाना मना है। तो जैसे अगर आप कभी लद्दाख में या उत्तराखंड में या सिक्किम में कभी आप जाने की कोशिश करोगे सितंबर या अगस्त में, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको नहीं जाने देगा उधर, क्योंकि अगस्त सितंबर में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जो पहाड़ी एरिया है, या जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना। तो लिख लीजिए पहला, आइडेंटिफाई द सुनामी सेंसिटिव एरिया। तो पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए, देखो भाई यहाँ सुनामी आ सकती है, तो आप ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं। तो लिख लीजिए सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना, प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना। मैंने आपको पता है कि सभी क्लासेस में ये बताया था कि हम आपदा प्रबंधन 1 में सबको बताएंगे। अब देखिए पहला टॉपिक हुआ था इसमें सुनामी, उनमें सबसे पहले हुआ था भूकंप, फिर पहले ज्वालामुखी हुआ, फिर भूकंप हुआ, फिर सुनामी हुआ। तो चाहे ज्वालामुखी हो या भूकंप हो या सुनामी हो, सभी में एक ही चीज आनी है। बस यहाँ पे क्या होता है कि शब्द चेंज हो जाते हैं। जैसे भूकंप की बात करते हैं तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सिक्किम में भी नहीं है, कोई बड़ा उद्योगपति उत्तराखंड में नहीं गया, कोई बड़ा उद्योगपति हिमाचल में नहीं गया, जम्मू कश्मीर में नहीं गया, क्योंकि वहां पर पहले से आइडेंटिफाई है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, ये ऐसे रीजन है जहां पर भूकंप या ज्वालामुखी आ सकता है। तो पहले से क्या है वो आइडेंटिफाई है। तो कोई भी आपदा हो, है ना, सभी में लागू कर देना है इसको। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हमें पता है कि कोसी के आसपास एरिया में बाढ़ आती है, तो सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित कर दो कि देखो भाई जैसे ही जुलाई का महीना आए या जून का महीना शुरू हो, वहां से लोगों को हटा लो जिस एरिया में बाढ़ आती है, या उस एरिया में उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करो जहां पर बाढ़ आती है। तो मेरी बात समझ गए कि आप कोई भी चीज, हमने कहा ज्वालामुखी वॉल्केनो, उसको भी चिन्हित करो। जो भूकंप प्रभावित है, भूकंप एरिया को, भूकंप क्षेत्र को भी चिन्हित करो, है ना, बाढ़ क्षेत्र को भी चिन्हित करो, और भूस्खलन क्षेत्र को भी चिन्हित करो, और सुनामी क्षेत्र को भी चिन्हित करो। ठीक है, मतलब सभी एरिया को आइडेंटिफाई करना। यही तो आपदाएं होती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में यही तो कराते हैं हम, कि सभी के क्षेत्र को चिन्हित कर दो। कभी देखो आपको पता है कि जहां पर 2 प्लेटें मिल रही हैं तो भाई बड़ा इंडस्ट्री वहां मत लगाओ, क्योंकि वहां भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी आ सकता है। अगर महासागरीय भागों में तटीय, अब कोई बोलेगा नहीं जी हम तो तमिलनाडु में जाके बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, वो भी किनारे पर, तो ये बेवकूफी है ना, वहां सुनामी आ सकती है। तो इसलिए तो ये सभी में आप यूज कर पाएंगे जो हम चीजें कर रहे हैं।
पहला चीज प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित करना। अब चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, कोई भी हो, सभी में ये चीज लिखनी है। दूसरी चीज क्या करना है हमें, दूसरा चीज क्या करना है, लोगों में तो पहला था कि आइडेंटिफाई द सेंसिटिव जोन, प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना। दूसरा है अवेयर अबाउट डिजास्टर, यानी घटना के प्रति या आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। ठीक है, यानी अवेयर अबाउट द डिजास्टर्स, जो आपदा है उसके प्रति। अब जैसे ये चीज अगर आप लिखते हो बाढ़ वाले एरिया में, तो जहां जैसे मान लीजिए कोसी वाला एरिया है, या फिर चंबल वाला एरिया, या फिर हुगली दामोदर वाला एरिया, जहां जहां पर बाढ़ आती है वहां के लोगों को अवेयर करना है। ठीक है, अवेयर द पीपल। तो अल्ताफ का ज्वाइन नहीं हुआ अभी। ठीक है, ठीक है अल्ताफ, अभी दो बातें हमने की है अभी तक। पहला किया है मार्क या आइडेंटिफाई द सेंसिटिव जोन, दूसरा है अवेयर अबाउट डिजास्टर। दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए अवेयर अबाउट डिजास्टर, आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करना। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि डेवलप रिसर्च अबाउट डिजास्टर्स, डेवलप रिसर्च अबाउट डिजास्टर्स, यानी आपदा के लिए अनुसंधान करना। आपदा की जगह सिर्फ आपको घटना का नाम लिखना है। अगर आप सुनामी पे लिख रहे हैं तो सुनामी वर्ड यूज कर देना है, बाढ़ पे लिख रहे हैं तो बाढ़ यूज कर देना है, अब लैंडस्लाइड लिख रहे हैं लैंडस्लाइड यूज कर देना। क्या है, डेवलप रिसर्च अबाउट डिजास्टर, है ना, नए अनुसंधान करना। ठीक है, डेवलप द डिजास्टर रिसर्च। जैसे अगर कोई कैंडिडेट अंडमान निकोबार जाना चाहता है, ठीक है, तो जो अथॉरिटी है, रिलेटेड अथॉरिटी है, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 4-6 घंटे में ऐसा कोई अर्थक्वेक जैसी इवेंट नहीं होने वाला है ना, तो वो क्लियर करके दे। क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं एरिया में जो घटना के आने का संकेत देते हैं। अब जैसे बाढ़ है, इसमें तो जानना क्या है, इसमें तो कोई भी बता सकता है भाई अगस्त के महीने में बिहार मत जाओ, कोई भी बता सकता है। अगस्त में सितंबर में बिहार मत जाओ, कोई भी बता सकता है। उत्तराखंड में अगस्त में मत जाओ क्योंकि वहां पर भूस्खलन बारिश हो सकती है, तो ये तो क्लियर है। बट सुनामी का ऐसा है कि सुनामी जैसे हमने जो हम वहां का प्रशासन है वही लोगों को बताया, देखो भाई ऐसा है कि आगे ना जाओ। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सूचना मिली है कि भूकंप आने की संभावना है, यानी सुनामी आने की संभावना है। तो ये तब हो पाएगा जब आप नए नए रिसर्च करोगे। ठीक है, नए नए रिसर्च करोगे। और चौथी चीज है यूज ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करना, परंपरागत ज्ञान का प्रयोग, यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर जगह हम स्किल लोगों को नहीं पहुंचा सकते, हर जगह हम स्किल लोगों को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, आपको बता दें बहुत सारे ऐसे उपाय होंगे बाढ़ से बचने के या नदी को क्रॉस करने के, जो वहां के लोग जानते हैं, हमें और आपको नहीं पता। बहुत सारी चीजें जो वो लोग बता देते हैं कि देखो बाढ़ आने वाली है, वो लोग बता देते हैं देखो बारिश होने वाली। आप लोगों ने अक्सर ये अपने घर में सुना होगा कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उमस होती है, तो घर वाले बोलते हैं कि यार ऐसा लग रहा है बहुत बारिश होगी, आज इस बार पक्का शाम को आंधी आएगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं घर वाले। जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, दादा दादी इस तरह से जो एजेड लोग होते हैं, तो उनको नहीं पता है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है।
लेकिन वो अपने परंपरागत ज्ञान पे बोलते हैं कि उनको लगता है बहुत ज्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। हमेशा उन्होंने देखा है ऐसा कि उमस होती है, गर्मी होती है, शाम को बारिश होती है। तो वो क्या, उनका एक ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो यही बोलते हैं, काम करो, छाता लिए जाओ, मौसम बड़ा खराब है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब क्या है कि उनको वो चीजें पता होती है जो उन्होंने व्यवहार में सीखी है, जो उन्होंने अभी तक सीखा है। इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है, जब 2004 में सुनामी आया था, तो अंडमान निकोबार में एक जनजाति थी जारवा। अंडमान निकोबार के में दो 2,500 लोग से ज्यादा मारे गए तटीय भागों में। लेकिन जारवा जनजाति के लोग किनारे पे रहते, लेकिन वो नहीं मरे, उनकी संख्या बच गई। तो हुआ क्या था कि जो दिल्ली से लोग गए थे, पढ़े लिखे लोग गए थे, उन्हें नहीं पता था कि सुनामी आती है तो समंदर का पानी पीछे हटता है। सुनामी जब आती है तो समंदर का पानी पहले पीछे हटेगा, फिर आगे आएगा। लेकिन ये चीज जारवा जनजाति के लोगों को पता थी। उन्होंने जैसे देखा समंदर का पानी पीछे हट रहा है, वो पहाड़ों पे चढ़ गए और वो बच गए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंदर चले गए देखने के लिए उसको, है ना, तो वो अंदर ही रह गए। तो मतलब ये है कि परंपरागत ज्ञान का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है, और हमारे ये बहुत काम आता है कि परंपरागत ज्ञान कोई बेफिजूल नहीं है। उन लोगों को अगर हर चीज, जैसे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो चीजें बता के गए हैं या जो बताते हैं, वो हर चीज साइंटिफिक है। साइंस कहाँ से निकला है? वहीं से तो निकला है ना, वहीं से निकला है। एक जगह एक मूवी है, पान सिंह तोमर, आपने देखी होगी। तो उस मूवी में वो पान सिंह है, वो मिट्टी उठाता है खेत से और मिट्टी को हाथ में लेता है और ऐसे रगड़ता है मिट्टी को, और वो बोलता है कि देखो मिट्टी में नमक, मिट्टी में जो नमी आ गई है, अब बारिश होने वाली है, अब बारिश होगी, लोग बाहर आएंगे, हम लोग आक्रमण करेंगे गांव में। तो मतलब समझ रहे हो कि जो पान सिंह ने हाथ में मिट्टी लेकर बोला कि बारिश होने वाली, ये क्या था? ये परंपरागत ज्ञान था, नॉलेज था। तो जाहिर सी बात है, जब बारिश होने वाली होती है तो आपको पता है कि ज्यादा पसीना आता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है, एटमॉस्फेयर में नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं वैज्ञानिक है, लेकिन मिट्टी में नमी आना, उसने मिट्टी को हाथ में लेकर बता दिया कि देखो बारिश होने वाली है कुछ दिनों में, क्योंकि मिट्टी में नमी बढ़ रही है। मिट्टी में नमी बढ़ने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है, तो नमी का मतलब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तो बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका परंपरागत ज्ञान। और 5वां पॉइंट लिख लीजिए, रेस्क्यू द अफेक्ट पीपुल्स। रेस्क्यू द अफेक्ट पीपुल्स यानी प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालना। रेस्क्यू द अफेक्ट पीपुल, प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालना, लोगों को निकालना। ठीक है, अब चाहे ज्वालामुखी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे सुनामी हो, कोई भी हो, तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को उपलब्ध कराना, प्रोवाइड द प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है उनको, रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट का मतलब है पुनः स्थापित करना, यानी जो लोग जहां से आए हैं उनको पुनः उन्हें घर प्रदान करना। ठीक है, पुनर्स्थापना करना। ठीक है, पुनः स्थापित करना, रिहैबिलिटेट करना, तो ये काम है। और उसके बाद है रिहैबिलिटेट, मतलब दोबारा उनको अच्छी जगह रखना। जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड द कंपनसेशन, प्रोवाइड कंपनसेशन यानी आपदा में हुई हानि की भरपाई करवाना, है ना। प्रोवाइड
द कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति करना। जैसे किसी की कोई मकान टूट गया है, या किसी की फसल नष्ट हो गई है, या किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो गई है, कि किसी का जानवर मर गया है, तो जो भी उसका लॉस हुआ है सरकार से उसका मुआवजा दिलवाना। ठीक है, तो मुआवजा दिलवाना, मुआवजा दिलवाना, ठीक है, या क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति करना नहीं, करवाना। आप कोई नहीं होते, आप थोड़ी अपनी सैलरी से दे दोगे पैसा, नहीं ना, आप क्या करोगे, सरकार से पैसा दिलवाओगे। तो प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर द लॉस, ये चीजें हैं, और ये सभी आपदाओं में हो जाएंगी, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, भूस्खलन हो, बाढ़ हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये था, अभी इतना कुछ किया है। सर बचने का ये सब उपाय है सर ना सुनामी से? हाँ, सुनामी से बचने से उपाय, सुनामी के साथ साथ हमने बोला था स्टार्टिंग में, हमने आपदा प्रबंधन एक साथ करवा देंगे, तो सभी का एक ही साथ है, सभी आपदा के बचने के एक ही उपाय होते हैं, बार बार तो नहीं होते ना, अलग अलग तो नहीं होते हैं। मतलब बस यही है, जो बाढ़ आती है, जैसे बिहार वाला कोसी वाला एरिया है, तो वहां को बाढ़ के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सुनामी वाले एरिया में सुनामी के लिए लोगों को जागरूक करना है। उत्तराखंड में भूस्खलन के लिए लोगों को जागरूक करना है, भूकंप के लिए जागरूक करना है, ज्वालामुखी के लिए जागरूक करना है। जैसी जहां जो आपदा है उसके लिए वैसे ही जागरूक करना है, और वैसे ही उन्हें ट्रेनिंग देना है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार वालों को सिखाओ पहाड़ पे चढ़ना, और उत्तराखंड वालों को सिखाओ नदी में तैरना, है ना। तो जब बाढ़ आती है वहां पे आप तैरना सिखाओगे, और जो भूस्खलन है वहां पे आपको पहाड़ों में चढ़ना सिखाना है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये था आपका, बहुत सी चीजें होती हैं मैनेजमेंट में जो आपको प्रैक्टिकल समय समय दिखती हैं, और उसमें एक और पॉइंट आप अपने से डाल सकते हैं, वो है कि डेवलप मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। लिख लीजिए, डेवलप मल्टी मोड, इसको पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, यानी बहुस्तरीय यातायात, बहुस्तरीय यातायात संसाधन या संरचना स्थापित करना। अब देखिए इसमें पूछा मल्टी मोड, मल्टी मोड का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? मल्टी मोड का यहाँ पे क्या मतलब होता है? मतलब जैसे मान लीजिए सुनामी आ रही है, या भूस्खलन हो रहा है, या बाढ़ आ रही है, तो मल्टी मोड का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोसी वाला एरिया है, या शिमला वाला एरिया है, शिमला मान लेते हैं, अगर शिमला में भूस्खलन हुआ है, तो अगर हमने सिर्फ रोड बनाया है, रोड है शिमला तक जाने के लिए, और रोड ब्लॉक हो गया, फिर क्या करोगे? तो फंस गए आप। मल्टी मोड का मतलब है कि आपको बाई एयर भी बनाना है, बाई रेल भी बनाना है, और बाई रोड भी बनाना है, और हो सके तो बाई वाटर भी बनाना है। मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, यानी किसी जगह जाने के लिए बाई एयर भी फैसिलिटी होनी चाहिए, सड़क से भी जाने की फैसिलिटी हो, नदी से भी जाने की फैसिलिटी हो, और रेल से भी जाने की फैसिलिटी हो। अगर एक कोई रास्ता ब्लॉक होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा शुरू होता है, तीसरा, दूसरा बंद हो, तीसरा शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मल्टी मोड कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि जल्दी से हम लोग वहां, जो प्रशासन है वो आसानी से पहुंच सके और लोगों को वहां से निकाल सके। इसको बोलते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी हम लोग कल करते हैं आगे इसके, और 3:45 पे आपका टेस्ट है,
कि टेस्ट हमने डेली इसलिए रखा है क्योंकि संडे की संडे उतना मजा नहीं आ रहा था और आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन चाहिए था। तो किसी को इससे प्रॉब्लम तो नहीं है डेली मंडे टू फ्राइडे? नो सर। नो सर। ये ज्यादा सही है, ठीक है। ओके सर। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब मैंने लास्ट में देखा संडे को बस खाली हम आंसर बता पा रहे थे, फटाफट डिस्कस नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे भले 10 क्वेश्चन होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, लेकिन अच्छे से होंगे जो आप यस सर, राइट। हाँ, तो आप आगे भी कर पाओगे। मतलब ये नहीं कि आप 100 क्वेश्चन करो, मतलब ये है कि 2 करो लेकिन समझ में आने चाहिए, ये है। ठीक है, तो मिलते हैं जस्ट 15 मिनट बाद।